नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं और वास्तुशास्त्र के मूल आधारित ग्रंथों के आधार पे मैं आपको 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके यानी एक शाल भवन, द्विशाल भवन, त्रिशाल भवन और चतुशाल भवन के बारे में बता चुका हूं। पूर्व विषय के आधार पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के भवन शुभ होते हैं, किस प्रकार के भवन अशुभ होते हैं और किस विधि में एक शाल भवन, द्विशाल भवन, त्रिशाल भवन और चतुशाल भवनों का निर्माण करना चाहिए। अब हम विभिन्न आधार पे अन्य प्रकार के भवन के बारे में चर्चा करेंगे। एक मंजिल का भवन ब्राह्मण वर्ग के लिए, किसी पाखंडी के लिए, आश्रमवासी के लिए, नर्तकी के लिए, अभिनेत्री के लिए, सारथी के लिए और योद्धा के लिए अनुकूल कहे गए हैं। एक तल के ये भवन तल के ऊपर खंड हम्य अर्थात टावर वाले होते हैं। इसमें चारों ओर गलियारे का निर्माण होता है। भवन के सामने मंडप और दोनों पार्श्वों में भद्र अर्थात पोर्च बनाया जाता है। पार्श्व भाग में मनुष्य और मध्य भाग में पूजा कमरा बनाया जाता है। प्रधानतः एक शाल भवन भूमि के पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर दिशा में स्थित होता है। विशेष तौर पे दक्षिण और पश्चिम में बनाना चाहिए। यदि दो कोणों को मिलाकर हल्के समान की आकृति वाला बनाया जाए तो ऐसे शाला को लांगल कहते हैं। दो तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में निर्माण किया जाना चाहिए यदि लांगल भवन है तो। दक्षिण पश्चिम वाला भवन समृद्धि कारक होता है। दक्षिण और पश्चिम में खाली स्थान वाला भवन त्रिशाल गृह सर्वदोष कारक होता है, यानी इसे नहीं बनाना चाहिए। अब हम कुछ प्रकार के अन्य प्रकार के शाला के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम दंडक शाला, इसमें विस्तार जो गहराई होती है यानी या चौड़ाई होती है, आप दोनों प्रकार से गहराई या चौड़ाई के प्रकार से इसे देख सकते हैं। यह 3 भाग और लंबाई 4 भाग होती है। चौड़ाई 2 भाग में, उसमें एक एक भाग में बरामदा बनाना चाहिए। ऐसे सबसे छोटे प्रकार के भवन को एक दंडक या प्रथम दंडक शाला कहते हैं। द्वितीय दंडक, इसमें 4 भाग में चौड़ाई और 6 भाग में लंबाई हो, विस्तार 2 भाग में हो और गलियारा 2 भाग में बनाना चाहिए। भवन के द्वार व्यवस्था के लिए लंबाई को 9 भाग करके 5 भाग दाहिने हाथ की तरफ, 3 भाग बाएं हाथ को छोड़ के बीच में दरवाजे का निर्माण करना चाहिए। इसे द्वितीय दंडकशाला कहते हैं। अब हम देखेंगे तृतीय दंडकशाला। गृह की चौड़ाई का 3 भाग, लंबाई 6 भाग और एक भाग में गलियारा या संक्रमण के लिए मध्य भाग में भित्ति बनानी चाहिए। अग्रभाग में स्तंभ युक्त रंग स्थल होता है और दोनों तरफ पीछे की ओर आलिंद और गलियारा होते हैं। इसे तृतीय दंडक शाला कहते हैं। दंडक का अर्थ है दंड या डंडे के समान की आकृति, इसमें लंबाई होती है। और चतुर्दंडक शाला, बीच में रंग स्थल, ड्राइंग एरिया या बैठक होता है और बाकी लक्षण सभी बाकी भवनों के समान होते हैं। पंचम दंडकशाला, विस्तार 6 भाग में होता है, लंबाई 12 भाग में होती है। एक भाग से चारों ओर आलिंद बनाना चाहिए तथा 2 भाग के कमरे या शाला का निर्माण करना चाहिए। इसके सामने शाला के बराबर का पोर्च होता है या भद्र होता है। शाला की लंबाई के अनुसार दोनों पार्श्वों में कक्ष होते हैं जो 2 भाग चौड़े और 3 भाग लंबे होते हैं। इसे पंचम दंडकशाला कहा जाता है। मौलिक भवन, इस भवन के शीर्ष भाग यानी आगे का हिस्सा उठा हुआ होता है, इसे मौलिक भवन कहा जाता है। स्वास्तिक भवन, भवन के आगे भाग में 4 भाग भद्र यानी पोर्च होता है। आवास 3 नेत्रों और खिड़कियों से निर्मित होती है, इसे स्वास्तिक भवन कहते हैं। चतुर्मुख भवन, भवन के आगे जैसा भद्र या पोर्च होता है ठीक वैसा ही पीछे होता है। इसमें नासिका, तोरण, वातायन होते हैं। आभास शैली से बनाया जाता है। सभी दंडक भवन 1 से 5 तल के हो सकते हैं यानी 5 स्टोरी हो सकते हैं। इसमें 2 या 3 खिड़की, प्रग्रीव,
मुखशाला, तल्प, द्वार होते हैं। चतुर्मुख भवन, चौकोर द्विशाल भवन का 10 भाग कर 2 भाग में घर का विस्तार, 1 भाग में बाहर का रास्ता, सामने के 1 भाग में रास्ता और 9 भाग में मंडप बनाया जाता है, उसे चतुर्मुख भवन कहते हैं। उसकी चार दीवारी में घेरते हुए 1 भाग में आलिंद और शेष भाग में गलियारा का निर्माण होता है। घर का मुख भाग और बाहरी वाला भाग लांगल अर्थात 2 कोणों को जोड़ने वाली आकृति बनाने वाला होता है। भीतरी कमरों में मुख्य घर चौकोर होता है। 2 कमरों वाला भवन, भवन के बीचों बीच रंग स्थल होता है, यानी खाली जगह होता है। बाह्य चंक्रमण यानी सराउंडिंग या गलियारा 2 भाग में मुखभद्र यानी आगे का पोर्च होता है और 4 मुख वाले जो भवन होते हैं जिसमें 4 द्वार होते हैं, और इस प्रकार के भवन को चतुर्मुख कहते हैं। स्वस्तिक द्विशाल, एक शाला की लंबाई के 5 भाग करने चाहिए और मंडप और बाहरी आलिंद को आयताकार होना चाहिए। इनमें 3 नेत्र यानी खिड़कियां, लंबाई आयताकार भद्र या पोर्च होता है। शेष भाग चतुर्मुख के समान होते हैं। दंडवक्त्र द्विशाल, इसके 2 मुख या द्वार होते हैं। यदि मंडप ना हो, वहां खुला आंगन हो, जिस स्थान में कमरे ना हो, वहां भित्ति और द्वार बनाया जाता है। अपने रूप से आजीविका चलाने वाली स्त्रियों के लिए यह जो भवन है, एक तल से लेके अनेक तल की व्यवस्था मयमतम वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई है। दंडवक्त्र के बाद मेरुकांत विशाल भवन के बारे में हम समझते हैं। एक ऐसा भवन जिसमें चौड़ाई के 8 भाग और लंबाई के 10 भाग करने चाहिए। 2 भाग में आंगन, 3 और 1 भाग में आलिंद और 2 भाग में शाला का विस्तार बनाना चाहिए। इस भवन में मुखभद्र या पोर्च 2 भाग का निर्मित करना चाहिए, जिसके मध्य भाग में स्तंभ विहीन होने चाहिए। इसमें 2 द्वारों की संख्या 3 प्रकार से डिवाइड करने के लिए 6 हो जाती है, यानी 6 द्वार इसमें होते हैं। मध्य भाग में आंगन या छत ढका हुआ होता है। मेरुकांत भवन उग्र जीवियों के लिए यानी कठोर कार्य करने वालों के लिए उपयुक्त होता है। इससे एक तल से अनेक तल बनाए जा सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसमें बनाया जा सकता है। अंतिम प्रकार का जो भवन है वह मौलिभद्र त्रिशाल भवन है। इसमें चौड़ाई का 10 भाग करना चाहिए और लंबाई के 12 भाग करने चाहिए। दोनों पार्श्व और पीछे के भाग के और 2 भाग घर का विस्तार होना चाहिए। गृह मुख में 1 भाग से भद्र होता है, जिसके बीच 2 भाग आंगन होता है और चारों ओर 1 भाग में यह निर्मित होता है जो ढका हुआ हो सकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 भाग अधिक होती है। इसमें द्वार भद्रक यानी मुख द्वार या पोर्च बना हुआ होता है, जिसके माप का 4 भाग होता है, जिसका 2 भाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इस भवन में दोनों पार्श्वों में या पृष्ठ भाग में 2 ललाट या निकले हुए द्वार बना सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो भवन हम बनाए हैं, उसमें बताए अनुसार वास्तुशास्त्र के अनुसार आप इसे बना सकते हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो आप मॉडर्न आर्किटेक्चर को वास्तु शास्त्र से मिलाकर जब भवन बनाते हैं तो यह प्रशस्त घर बन पाता है। तो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए हमें अनेक प्रकार के ये भवन बनाने चाहिए। धन्यवाद।